कुछ सच्चाई ऐसी होती है जिनको जानकर ऐसा लगता है कि यह सच नहीं हो सकता। यह कहानी भी कुछ आपको इसी तरीके से महसूस करा कर जाएगी। सीमा एक बहुत ही शालीन लड़की थी और आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे। सीमा का दिल बार बार घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं लड़के वाले मुझे पसंद करके जाएंगे या नहीं, मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे। इन्हीं सब बातों के बीच सीमा खोई थी। तभी गाड़ी के आने की आवाज़ से वो चेतन में आई। पता चला लड़के वाले आ गए। उसका दिल अब और जोरों से धड़कने लग गया। उन्होंने सीमा को देखा और सीमा ने भी धीरे से पलकें उठाकर लड़के की तरफ देखा। सुरेश, जो उसका होने वाला पति था, उसे काफ़ी शांत और शालीन व्यक्ति का लगा और उसके साथ जो एक प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थी, वह भी उसे काफ़ी सौम्य लगी। कुछ देर की औपचारिक बातचीत के बाद सीमा की सास सीमा की माँ से बोली, बहन जी, मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है और आपकी क्या राय है, आप भी बताएं। सीमा की माँ ने कहा, हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है, लेकिन शादी इन दोनों को करनी है, इसलिए इन दोनों की राय जरूरी है। आप दोनों एक बार इन दोनों को अकेले में बात करने दें। यह बात सुनकर सीमा को काफ़ी अच्छा लगा कि उसकी माँ उन दोनों को मिलने के लिए बोला और वह भी कहीं ना कहीं यही चाह रही थी। तभी उसके कानों में धीरे से आवाज़ सुनाई दी, मुझे सीमा पसंद है और मुझे यह शादी से कोई आपत्ति नहीं। यह आवाज़ उसके होने वाले पति सुरेश की थी। सीमा को यह जानकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि इस आधुनिक समाज का होता हुआ भी सुरेश को मिलने को मना कर रहा है। कहीं ना कहीं उसे यह चीज़ अच्छी भी लगी और थोड़ा उसे आश्चर्य भी हुआ। तभी सीमा की होने वाली सास शकुंतला देवी आकर सीमा की माँ से बोली, बहन जी, मेरा लड़का बहुत ही शर्मीला है। तभी सीमा की माँ बोली, कोई बात नहीं है बहन जी, हम भी सीमा से अकेले में पूछ लेते हैं, क्या उसे शादी को लेकर कोई आपत्ति है या नहीं। सीमा ने भी अपनी माँ को कहा, मुझे भी सब कुछ अच्छा लग रहा है। इस तरीके से सीमा की शादी पक्की हो गई। शादी पक्की होने के कुछ टाइम के बाद सगाई की डेट निकली। सगाई और शादी के बीच 3 महीने का टाइम था। सगाई वाले दिन वो काफ़ी खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे सारी खुशियाँ एक साथ कैसे मिल गई। इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा पति, वो बहुत ही खुश थी और उसने बहुत ही अरमानों के साथ अपने आप को सजाया, संवारा और फिर अपने आप से बातें करने लगी। आज तो मैं उनसे अकेले में कहीं ना कहीं टाइम निकाल कर मिल ही लूँगी और उनसे मैं अपने दिल की बातें उनसे कर लूँगी। यही सब ख्यालों में खोई सीमा अपनी सगाई की तैयारी में जुट गई। सगाई वाला दिन भी काफ़ी धूम धड़ाके भरा रहा। सगाई भी सीमा की काफ़ी अच्छे से हो गई और कुछ टाइम के बाद जो भी मेहमान थे वो खाना खाने को चले गए। सीमा की भाभियों ने सीमा और सुरेश से कहा, अब आप लोग एक दूसरे से बातें कर लो। यह पहला मौका था जब सीमा को सुरेश से पहली बार खुलकर बात करने का मौका मिल रहा था। सीमा ने काफ़ी शर्माते हुए पूछा कि आपने पहली बार मुझसे बात करने को मना क्यों कर दिया। सीमा का पति सुरेश अभी तक चुप था। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप देखते ही बहुत पसंद आ गई थी और माँ से जब आप बात कर रही थी तो मुझे आप काफ़ी अच्छी लगी। सीमा ने भी अपने दिल की बात बताई और उन दोनों की बातें हुई। सगाई के दिन सबने एक दूसरे को ढेर सारी बधाइयाँ दी और सब अपने अपने घर को चले गए। सीमा यह सोचकर खुश हो रही थी कि इतना अच्छा पति और इतना अच्छा परिवार घर किस्मत वालों को मिलता है और उससे अच्छी किस्मत तो किसी की है ही नहीं। उसके पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। सीमा जब सुरेश से मिल रही थी तो दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने नंबर एक्सचेंज किए। उसके बाद उनकी बातें होने लगी। सीमा हमेशा सुरेश को कॉल करती थी, लेकिन सुरेश ही शायद ही कभी उसे कॉल करके बात करता। कभी कभी सीमा को यह व्यवहार उसका बहुत ही अटपटा लगता, लेकिन सीमा यह सोचकर बस चुप हो जाती, शायद सुरेश को खुलने में कुछ टाइम लगेगा और वह थोड़ा शर्मीले स्वभाव का है। इस तरीके से उनकी बातें होने लगी और शादी का दिन भी आ गया और वह दुल्हन बन के सुरेश के घर आ गई। आज सीमा की सुहाग रात थी और सीमा सुरेश का इंतजार बहुत बेसब्री से कर रही थी। उसने अपने कमरे में नज़र दौड़ाई। कमरा फूलों से सजा था।
चारों तरफ कैंडल लगे थे और भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह बस बेसब्री से सुरेश का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसे सुरेश की आवाज़ सुनाई दी। वह चुपचाप जाकर पलंग पर बैठ गई। तभी सुरेश कमरे में दाखिल हुआ। उसने सीमा पर एक नज़र डाली और फिर सीमा के पास आकर बोला, सीमा सो जाओ, आज हम काफ़ी थक गए हैं और कल मुझे ऑफिस जानी है, लेट हो जाएगी। यह सुनकर सीमा को बड़ा अजीब लगा। उसने फिर से सुरेश की तरफ देखा। सुरेश ने बहुत औपचारिक तरीके से फिर से यह बात दोबारा बोली, सीमा तुम भी अपने कंफर्टेबल कपड़े में आ जाओ और सो जाओ, क्योंकि मुझे कल सुबह जल्दी उठनी है और ऑफिस जाना है। और सुरेश चुपचाप बेड पर आराम से सो गया। सीमा सोच में पड़ गई। इस दिन का तो हर जोड़े को बेसब्री से इंतजार करते हैं और आज के दिन भी सुरेश इस तरीके से अपनी नई नवीली दुल्हन को छोड़कर सो रहा है, मानो उससे किसी बात की बेचैनी या बेसब्री ही नहीं। फिर कहीं ना कहीं अपने दिल को समझाकर सीमा ने सोचा कि शायद शादी की रस्मों की वजह से सुरेश थक गया होगा और वह सो गई। उसकी आंखें बहुत देर से खुली तो उसने देखा सुरेश कमरे में नहीं है। वह जल्दी जल्दी रेडी हुई और कमरे के बाहर जाकर देखा तो सुरेश ऑफिस को जा चुका था। फिर वह सीधे शकुंतला देवी के पास गई और उन्हें सीमा को कहा, सुरेश जा चुका है। तुम भी नाश्ता कर लो। और ऐसा कहकर शकुंतला देवी भी अपने स्कूल को चली गई। दिन भर सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। जिस सुरेश का वो सपना लेकर यहाँ आई थी उसे उसकी कोई पड़ी नहीं थी। सीमा सुरेश का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी सुरेश शाम को आया और उसने सीमा को देखा। सीमा ने सुरेश के पसंद का खाना बना कर रखा था। उसके बाद सीमा ने जब खाना दिया सुरेश बहुत खुश हुआ। उसने सीमा के खाने की तारीफ भी की और सुरेश खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। सीमा जल्दी जल्दी किचन के सारे काम निपटाकर अपनी सासू माँ को खाना खिलाकर जल्दी से कमरे में दाखिल हुई। कमरे में जाकर देखा तो सुरेश सोया हुआ था और बहुत ही वो आराम से सो रहा था। उसे यह देखकर उसके पैरों के तले से जमीन निकल गई। उसे लगा यह क्या हो रहा है। कल तो सुरेश रस्मों में थका था मगर आज भी मेरे से मिलने की उसके अंदर कोई बेसब्री नहीं थी। उसकी आंखें भीग गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सुरेश को जगाकर पूछे या चुपचाप सो जाए। यह सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसे पता नहीं चला। फिर जब सुबह हो गई सुरेश फिर तैयार हुआ ऑफिस को, फिर ऑफिस के लिए चला गया और शाम को वो ऑफिस से देर लौटा और फिर वो घर आकर उसने औपचारिकता भरी नज़रें सीमा पर डाली और अपने कमरे में जाकर सो गया। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। हर रात सीमा सुरेश का इंतज़ार करती और सुरेश उससे बिना कोई बात करे बिस्तर पर सो जाता। काफ़ी टाइम तक यह चलता रहा। अब सीमा के सब्र की बांध टूटने लगी। आज उसने सोच लिया था कि अब वह सुरेश से बात करके रहेगी। आज सुरेश जब घर आया तो सीमा पहले से तैयार बैठी थी। सुरेश के कमरे में आने से पहले सीमा कमरे में थी। उसने बिना किसी औपचारिकता के सुरेश से सवाल किया, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हमारी नई नई शादी हुई लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई पड़ी नहीं। शादी के बाद तो आपने मेरे से कोई दो लफ्ज़ बात भी नहीं की। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुरेश अब भी शांत था। सीमा की आवाज़ अब धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उसने फिर से पूछा, बताओ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सुरेश धीरे से उसके पास बैठा मगर वह शांत ही था। सीमा ने फिर उससे पूछा, मुझे जब तक बताओगी नहीं मैं कैसे समझूंगी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और अगर तुम मुझसे नहीं बताए तो मुझे मजबूरन अपने मायके में खबर करनी होगी। सुरेश ने कहा, मैं तुमसे दूरियां बनाए रखना चाहता हूँ। सीमा ने पूछा, आखिर क्यों? मेरी गलती क्या है? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? सुरेश ने कहा, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है जो मैंने तुमसे सच्चाई नहीं बताई। सीमा, कैसी सच्चाई? मुझे बताओ, जल्दी बताओ, सच्चाई मुझे जाननी है। सुरेश ने कहा, यह सच्चाई तुम जानकर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। लेकिन सीमा चुप नहीं रहने वाली थी। उसने फिर से कहा, नहीं, मुझे यह सच्चाई जाननी है।
सुरेश ने कहा, मैं तुमसे तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि ना ही मैं नर हूँ और ना ही मैं नारी, यानी मैं एक किन्नर हूँ। क्या? सीमा ने कहा, आप यह क्या बोल रहे हैं? सुरेश ने बोला, जो तुम सुन रही हो यह सच है, और आज तक मैंने यह सच दुनिया से छुपा कर रखा है, अपनी माँ के लिए। मेरी माँ भी सब जानती है, और मैंने उनकी इज्जत को ध्यान को रख कर मैंने यह सच तुमसे छुपाया, और तुम्हारे परिवार वाले से और दुनिया से भी छुपाते आ रहा हूँ, ताकि मेरी माँ को कोई दुख ना हो। मेरी माँ ने यह भी कहा कि यह सच दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। उसके कानों में जो आवाज़ आ रही थी, उसका दिल यह बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। सुरेश लेकिन अपने मन की बात बोले जा रहा था, और सीमा को उसने बिना देखे अपनी सारी बातें बोल दी। सीमा, जो अभी अभी नई नई शादी के ख्वाबों से बाहर ही नहीं निकली थी, उसे यह जानकर ऐसा लगा जैसे उसके सर पर आसमान टूट गया हो। उसने रोती हुई आंखों से सुरेश को देखा और उसने कहा, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? और आपकी माँ भी इसमें शामिल है। सुरेश ने कुछ नहीं बोला। सुरेश ने धीरे से बोला, अब तुम इस घर की बहू हो चुकी हो, तुम्हें भी हमारी इज्जत का ध्यान रखना होगा और इसी तरह समय निकालना होगा, क्योंकि यह सच्चाई अगर दुनिया को पता चल गई तो मेरी माँ की जो प्रतिष्ठा है समाज में, वह कहीं की ना रह जाएगी। यह कहकर सुरेश कमरे से बाहर चला गया। सीमा को वह घर, वह कमरा ऐसा लग रहा था मानो कि वह उसकी बलि पर बनी हो। उसने धीरे धीरे अपने आंसू को पोंछा और बिना कहे रात बिताई। सीमा क्या सोच रही है, क्या कर रही है? माँ और सुरेश यही सोच रहे थे। माँ, वह हमें छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि वह अपने मायके वालों को बहुत प्यार करती है, और उसके मायके वालों ने बहुत मुश्किल से यह शादी की है, और वह यह नहीं चाहेगी कि वह अपने मायके वालों को इस तरीके से दुख दे। दोनों माँ बेटे आपस में ऐसा बात कर रहे थे। सुबह हो गई थी, लेकिन सीमा अपने कमरे से नहीं निकली। थोड़ी देर बाद सीमा को अपने कमरे से निकली। आज शकुंतला देवी ने जानबूझकर स्कूल से छुट्टी ली थी, और सुरेश भी ऑफिस नहीं गया था। सीमा के कमरे का गेट खुला और सीमा अपने सामान के साथ बाहर निकलती दिखती है। शकुंतला देवी रोबदार आवाज में कहा, सीमा, सीमा, कहाँ जा रही हो? सीमा ने जवाब दिया, वहीं जहाँ मुझे जाना चाहिए। अब सुरेश ने भी पीछे से पूछा, कहाँ जा रही हो? इन झूठ की नगरी से दूर जा रही हूँ। सीमा ने जवाब दिया, माँ जी, किन्नर हो या नर या नारी, सभी इंसान होते हैं और सभी से हमें प्यार करना चाहिए, उनको उनके अस्तित्व के साथ अपनाना चाहिए। सुरेश की माँ उसकी बातें सुनकर दंग थी। सीमा ने आगे कहा, माँ जी, मुझे यह बात का अफसोस जिंदगी भर रहेगा कि मैं पढ़ी लिखी होकर भी मैंने आप लोगों की मंशा को सही से समझ नहीं पाई। सीमा की नज़रों के आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को देखकर माँ और सुरेश दोनों अचंभित थे। मेरी स्टोरी का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग पर टिप्पणी करना नहीं, बल्कि ऐसे लोग जो अपनी झूठी प्रतिष्ठा और जिद की वजह से किसी की जिंदगी की बलि दे देते हैं, उनको समझाना है। आप लोगों को मेरी यह स्टोरी कैसे लगी, जरूर से बताएं।